हेलो एवरीवन। श्योर 60 के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नमर सिंधु आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज हम ज्योग्राफी की 12वीं क्लास कर लेते हैं, जो हमारी किस चैप्टर के बेस्ड है? सोइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर। जो भारत के अंदर जितने तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। आइए शुरू करते हैं। सोइल। अच्छा, सोइल की सबसे पहले ये देख लेते हैं, जो मिट्टी है इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सोइल की स्टडी को बोलते हैं, अगर हम सोइल के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान। सोयल फॉर्म्स द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। जो हमारी मिट्टी है वो किससे बनती है? अर्थ क्रस्ट की ऊपर वाली लेयर की बनी होती है, कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, जो किसको सपोर्ट करती है? हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, क्योंकि हम उसी के ऊपर रहते हैं, वही हमारे पेड़ पौधे होते हैं जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है। तो ये हमारी जो लाइफ है उसको सपोर्ट करती है। इट इज़ मेड अप ऑफ लूज रॉक मटेरियल एंड ह्यूमस। ये किससे बनी होती है? लूज रॉक मटेरियल, जो रॉक का मटेरियल है जिससे रॉक बनी है वो लूज पार्टिकल्स उसके, एंड ह्यूमस। और किससे? ह्यूमस। ह्यूमस हमने पढ़ा था क्या होता है? डेड एनिमल्स का, एनिमल और प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं, जो वो किसके अंदर मिल जाते हैं? मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, तो उसको ह्यूमस बोलते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं जो रॉक मटेरियल ये हमारा इनऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया। और ह्यूमस हमारा कौन सा मटेरियल हो गया? ऑर्गेनिक मटेरियल। तो अगर बात करें तो किसकी बनती है सोइल? सोइल के अंदर दोनों ही कंटेंट होते हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। The soil forming process are mainly influenced by the parent rock, climate, vegetation and animal life। जो soil forming processes हैं जिसके तहत soil बनती है, तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती है। अब कौन सी चीज़ क्या क्या इन्फ्लुएंस डालती है वो देख लेते हैं। जो पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक, ये क्या इन्फ्लुएंस डालती है? ये डालती है कलर के ऊपर, कि मिट्टी का कलर किस तरह का होगा। पेरेंट रॉक उस चट्टान को बोलते हैं जिससे वो मिट्टी बनी है, जिस जिस चट्टान ने उसको जन्म दिया है, वो उसकी क्या होगी? पेरेंट होगी, पेरेंट रॉक। तो उसका कलर, जैसे हमारी लाल मिट्टी होती है, तो लाल क्यों है? काली मिट्टी काली क्यों है? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पेरेंट रॉक के ऊपर। ये कलर डिसाइड करती है। उसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं हमारे, वो डिसाइड किए जाते हैं इसके द्वारा। मिनरल्स कितने, कौन कौन से मिनरल्स होंगे, ये पेरेंट रॉक के, जो जो मिनरल्स रॉक्स के अंदर होंगे वही उसे मिट्टी के अंदर होंगे। और टेक्सचर, जो उसके जो ग्रेन्स हैं उसका साइज क्या होगा? टेक्सचर। तो टेक्सचर देख लेते हैं। टेक्सचर क्या किस तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं? ये टेक्सचर क्या होता है? जो पार्टिकल जिनसे मिट्टी बनी है वो अलग अलग साइज के होते हैं। तो एक होता है हमारा सैंड, दूसरे नंबर का होता है हमारा सिल्ट, और एक होता है क्ले। सैंड जो होता है, जो लार्ज पार्टिकल से मिलकर बनता है। लार्जर, अगर अगर सोइल के अंदर लार्जर पार्टिकल्स हैं तो वो कैसी सोइल होगी? हमारी सैंडी सोइल होगी। लार्ज पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। और क्ले के होते हैं हमारे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉलर साइज पार्टिकल्स। और सिल्ट इनके इंटरमीडिएट हो जाएगा, इनके बीच का साइज हो जाएगा, मीडियम साइज पार्टिकल्स। तो ये जो साइज होता है, अगर साइज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कौन सा सैंड या सिल्ट या क्ले, इसमें कोई और मेजर कोई डिफरेंस नहीं होता। ये साइज के हिसाब से ही इसका फर्क निकाला जाता है। तो जो सैंड होता है हमारा, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि जितने बड़े कण होंगे वो पानी को होल्ड नहीं कर पाएंगे। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उनके बीच से क्या हो जाएगा? पानी जल्दी से निकल जाएगा। पार्टिकल्स है उनके बीच से पानी निकल के कहाँ चले जाए? नीचे की तरफ चला जाएगा। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कम होती है। और सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को इतनी जबरदस्ती से जकड़े होते हैं कि उनके अंदर से वो पानी को नीचे नहीं जाने देते, रिसने नहीं देते। तो जो क्ले होती है हमारी, इसकी कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, बहुत होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्लाइमेट, अब आ जाता है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं क्लाइमेट के। एक होता है हमारा टेम्परेचर, और दूसरा होता है रेनफॉल।
तो ये भी हमारी मिट्टी को डिसाइड करेंगे कि जिस किस जगह पे कितना टेम्परेचर, कितनी रेनफॉल हो रही है, उस हिसाब से उसी तरह की मिट्टी जन्म लेती है। अगर रेनफॉल ऐसा है, मान के चलो जैसे जब किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ हम उम्मीद करें कि वहाँ हमारी सैंडी सोइल मिल जाएगी, रेत वाली सोइल मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि रेत को तो अपने साथ सारी को लेके ही जाएगा। तो वहाँ की मिट्टी ऐसी होगी जो पानी को बहुत अब्जॉर्ब कर लेगी, पानी से उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा। वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ, वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ क्या प्रोवाइड कराते हैं मिट्टी के अंदर? ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोवाइड करती है, जिसको बोलते हैं ह्यूमस। और इससे क्या डिसाइड होता है? ह्यूमस जितना भी ये होगा उससे जो फर्टिलिटी है सोइल की वो डिसाइड की जाती है कि कोई भी सोइल कितनी फर्टाइल है, कितनी उपजाऊ है। तो फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जितना ह्यूमस की क्वांटिटी होगी उतनी फर्टिलिटी सोइल की इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करते हैं, वेजिटेशन एनिमल लाइफ उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करा देते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अच्छा, एक और बात आती है, कई बार लिखा होता है लोमी सोयल। अब ये लोम क्या है? लोमी सोयल वो होता है जो किससे बनता है? लोम से। लोम वो मतलब सोयल का टेक्सचर होता है जो जिसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले बराबर मात्रा में हो। सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों की जो मात्रा है वो लगभग सेम हो, ऑलमोस्ट सेम हो, यानी कि तीनों को मान सकते हैं कि तीनों 30 से 33% की बीच हो, तीनों के तीनों। तो इस तरह की अगर कोई मिट्टी, उसको बोल देंगे लोमी सोयल। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोयल रिसोर्सेज। सोयल रिसोर्सेज के क्या इंपॉर्टेंस है? सोयल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज स्पेशली इन एग्रीकल्चर कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। जो मिट्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, एक रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के अंदर आता है मिट्टी। तो स्पेशली इन एग्रीकल्चर कंट्री, जहाँ पर खेती बाड़ी हो रही है उस जगह के लिए और भी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब जैसे मान ली किसी ने फैक्ट्री वगैरह लगानी है या कुछ भी मतलब बिल्डिंग वगैरह बनानी है, तो वहाँ पर इतना मायने नहीं रखती मिट्टी किस तरह की है, फर्क पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता। लेकिन एग्रीकल्चर तो बेस्ड उसके किस तरह की मिट्टी, इसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे के सारे किसी कैसे कंट्री हैं, एग्रीकल्चर वाले कंट्री हैं, जिसकी इकोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड है? एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। मोस्ट फूड आइटम्स, तो सोयल से हमें क्या मिलते हैं? डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो जो चीज़ें मिलती हैं वो इसमें लिख रखी हैं। जैसे फूड आइटम्स हैं जितने, वो हमें सोयल से मिलते हैं। राइस, व्हीट, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मच ऑफ आवर क्लोथिंग आर derived फ्रॉम द सोयल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमारी जो मिट्टी है उससे हम क्या निकालते हैं? क्लोथिंग, हमारे कपड़े भी उसी से बनते हैं, क्योंकि सोयल के अंदर क्या होता है? कॉटन, फिर हम कॉटन के फिर कपड़े बनते हैं, उसको हम पहनते हैं। तो हमारे जो कपड़े हैं वो इनडायरेक्टली कहाँ से आ रहे हैं? मिट्टी से ही आ रहे हैं। सोयल आल्सो गिव्स अस फायरवुड, तो सोयल ने हमने क्या प्रोवाइड कराती है? फायरवुड, लकड़ी, टिम्बर, रबर, फाइबर्स। ये मतलब क्योंकि क्या है कि सोयल के अंदर क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, और प्लांट से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और सोयल के ऊपर क्या सर्वाइव कर रहे होते हैं? एनिमल। तो एनिमल हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? मिल्क, मीट और एग्स आर obtained indirectly from the soil. Flower, grass, plant and trees are also grown out of soil. ये भी कहाँ उगाए जाते हैं? मिट्टी के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोइल इरोजन। सोइल इरोजन किसको बोलते हैं? सोइल इरोजन बोलते हैं मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसका रिमूवल हो जाना, उसका अपनी जगह से हट जाना। रिमूवल ऑफ टॉप सोइल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सोइल, सोइल की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसका रिमूवल हो जाना। व्हेन इट इज एक्सपोज टू विंड एंड रेन, ये कब होता है? जब ये एक्सपोज हो जाती है, जब ये खुली हो जाती है, मतलब उसके सामने आ जाती है, एक्सपोज हो जाती है, किसके? विंड के, हवा के और रेन के, बारिश के और हवा के टकराव के साथ, टकराव की वजह से ये क्या हो जाती है? एक्सपोज हो, वो रिमूवल हो जाती है। एंड इजिली ब्लोन एंड वॉश आउट, और आसानी से क्या किया जाता है? इसको उड़ा के ले जाया जाता है, या फिर वास्ट हुए इसको अपने साथ धो दिया जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज सोइल इरोजन, इस तरह की कंडीशन क्या बोलते हैं? सोइल इरोजन। बेसिकली सोइल कवर इज रिमूव्ड बाय टू पावरफुल एजेंट, दो पावरफुल एजेंट्स हैं जिसके द्वारा ये सोइल कवर है जो हमारा रिमूव किया जाता है। तो पहला है रनिंग वाटर, दूसरा है विंड। तो रनिंग वाटर होता है, रनिंग वाटर की वजह से, पानी की वजह से जो सोइल इरोजन होगा उसको बोलते हैं हम वाटर इरोजन। और ये हमारा होता है तीन तरह का, एक तो होता है रील्स इरोजन, दूसरा होता है गुल्ली इरोजन, और तीसरा होता है सीट इरोजन। अब ये नाम से नहीं समझ आएगा, मैं इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए
ये हमारा ज़मीन का कोई टुकड़ा है, तो यहाँ से मान लो कोई छोटी सी कोई रील्स होता है, छोटी नदी को बोलते हैं रील्स। कोई नदी इस तरह से जा रही है, तो ये क्या करेगी, अपने जो साथ का जो पास का इसका एरिया है, तो यहाँ के अपने साथ क्या ले जाएगी, इसकी जो सेडिमेंट्स हैं या इसके जो मिट्टी है उसको अपने साथ बहा के ले जाएगी, अपने साथ बहा के ले जाएगी। तो इस तरह के अगर कोई भी इरोजन हो रहा है तो उसको बोल देंगे रिल्स इरोजन। जो भी उसके रास्ते में जो जमीन उसके आस पास की जमीन है और रास्ते में जहाँ से वो बह रही है उस जमीन को अपने साथ ले जाएगी, तो वहाँ का इरोजन करेगी, उसको बोल देंगे रिल्स इरोजन। और फिर गुल्ली इरोजन क्या होता है, ये सेम ही प्रोसेस होती है, बस ये क्या होती है, जब रील्स का साइज हमारा बड़ा हो जाता है, ये रील्स जो हमारी इस तरह से बन जाती है, अगर रील्स का साइज बड़ा हो जाएगा तो चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो अब इरोजन क्या होगा, अब इरोजन काफी बड़े एरिया के अंदर हो जाएगा। अब ये इतना एरिया कवर कर लेगी, यहाँ यहाँ की मिट्टी अपने साथ ले जाएगी। तो इस तरह का अगर इरोजन हो रहा है तो उसको बोलते हैं गुल्ली इरोजन। और अगर फिर क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी सरफेस यहाँ से इरोजन हो गया, फिर आगे आगे बढ़ता बढ़ता क्या हो जाएगा, पूरा इरोजन हो जाएगा पूरे इस पार्ट का। यहाँ से ये पूरी की पूरी कवर कर लेगी इस जगह को, जो हमारा पीच था ये लैंड का, इसको पूरे को कवर कर लेगी। तो इसको क्या बोल देंगे हम, सीट इरोजन। यानी कि पूरी पूरी जो चादर है हमारी जमीन के ऊपर की जो चादर है वो पूरी की पूरी चादर बहा के ले जाएगी, तो इसको बोल देंगे सीट इरोजन। तो आई होप आपको समझ आ जाएगा। ये हो गया हमारा गिल सॉरी रील्स इरोजन, रील इरोजन। और इसके बाद का ये जो है हमारा ये क्या हो गया, वुल इरोजन। और ये पूरा हमारा क्या हो जाता है, सीट इरोजन। और दूसरा पावरफुल एजेंट कौन सा है, विंड। और ये कहाँ पर एक्टिव होता है, ये एरिड सूखा एरिया होता है जो उसके अंदर वो होगा, और बाकी कहीं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा विंड से। एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर होगा। जहाँ पर सेमी एरिड और एरिड रीजन के अंदर भी कहाँ पर, जहाँ पर वेजिटेशन नहीं है। अगर कहीं पर वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, घास है, ग्रासेस वगैरह है, तो वहाँ पर भी तो क्या नहीं हो पाएगा, इरोजन नहीं हो पाएगा। जहाँ पर इसको वेजिटेशन नहीं मिलेगी और एरिया ऐसा होगा एरिड या सेमी एरिड, वहाँ पर क्या करेगी विंड, अपने साथ जो टॉप लेयर है सोइल की उसको ले जाएगी और सोइल इरोजन हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें लुसेंट में दे नहीं रखे सोइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप है, तो वो मैं धीरे धीरे एक एक करके लिखवा देता हूँ, तो आप नोट कर लेना, क्योंकि इससे कई बार पर्सन बना लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा, हाउ टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। तो हमारा पहला है एफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन होता है प्लांट का लगाना, एक होता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अगर प्लांट की कटिंग की जा रही है तो उसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन होता है प्लांट का लगाना, प्लांटिंग ट्रीज। अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो उसको बोलेंगे एफोरेस्टेशन। तो जितना पेड़ लगाएंगे तो उतनी ही क्या होगी, ये विंड जो आएगी उसको रोकेगी, एक बैरियर का काम करेगा। उसके जो इसकी लेयर्स होंगी, मतलब जो लाइन होगी ट्री की, वो उसका क्या करेंगी, उसका काम करेंगी, बैरियर का काम करेंगे। दूसरा, इसकी जो जड़ें होती हैं प्लांट्स की, वो जमीन के जो सोयल पार्टिकल्स होते हैं उसको अपने साथ क्या होती है, जकड़े होती हैं, तो इतना ईजिली पानी भी उसको बहा के नहीं ले जा सकता। तो ऐसे ही जैसे हमारे एफोरेस्टेशन के हमने ट्री वगैरह लगाए, ऐसे ही अगर ग्रास वगैरह लगा दी जाए तो भी यही काम होगा सेम। तो ग्रास के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओवरग्रेजिंग वो कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग। जो ग्रासेज है उसके ओवरग्रेजिंग की जाती है। ओवरग्रेजिंग होता है उसको, मतलब जो पशुओं को हम खिला देते हैं, तो ज़्यादा जो चराने के लिए पशुओं को लेके जाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेजिंग, चराना। तो ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स ये ग्रास खत्म हो जाएगा, और ग्रास खत्म होने से सोयल क्या हो जाएगी, डायरेक्ट जो सोयल की टॉप लेयर है वो डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाएगा उसका पानी से और विंड से, तो वहाँ पर भी हमारा ये शुरू हो जाएगा फिर सोयल इरोजन। तीसरा है क्या, हम बड़े बड़े डैम बना सकते हैं। तो डैम बनाने से क्या होगा, डैम में क्या होता है कि हम एक दीवार बना देते हैं, रिवर के बीच में, कोर्स के बीच में दीवार बना देते हैं, तो नदी का जो पानी होता है उस दीवार से टकरा क्या हो जाता है, वो स्लो हो जाएगा। वहाँ पानी पूरा इकट्ठा किया जाता है, फिर उस पानी को अपने हिसाब से हम आगे रिलीज करते हैं। तो अगर डैम बना दिए जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो रिवर का जो फ्लो है
वो कम हो पाएगा, कम हो जाएगा। और सोइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण क्या, नदी है, क्योंकि वो अपने साथ क्या बाढ़ ले आती है, पानी ज़्यादा हो जाएगा अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाएगी। तो अगर इसका प्रेशर कम हो जाएगा तो कम मिट्टी बहने पाएगी। इससे क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ रिवर, रिवर का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि सोइल इरोजन कम हो जाएगा। या अपने साथ जो सेडिमेंट्स वगैरह लेके आई है वो वहीं डिपॉजिट कर देगी। तो और कुछ तरीके हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन, हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन होता है, ए एक होता है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब आप एक जमीन के टुकड़े पर एक ही तरह की फसल लगा रहे हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि जो फसलें हैं वो रिपीटली आप अलग अलग लगा रहे हो, मतलब किसी टाइम पे कोई सी किसी साल के अंदर, मतलब अभी आपने गेहूं लगा लिया, फिर चावल लगा लिया, उसके बाद फिर आप कुछ चना लगा रहे हैं या कोई सरसों लगा रहे हैं, तो इस तरह की इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, जिसके अंदर वेराइटी ऑफ क्रॉप लगाई जाती है। एक हम कर सकते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है जो हमारी फसल है उसको क्रॉप के अंदर हम स्ट्रिप के अंदर उसको करें। स्ट्रिप होता है पट्टी, मान लीजिए ऐसे ये, इस तरह की पट्टी से अगर स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाएगी तो इससे भी सोइल इरोजन कम होता है। मान लीजिए ये कैसे होती है, मान लिया हमने यहाँ पर वीट लगा रखी है, गेहूं लगा दी, इसके इस तरफ वाली जो लाइन है, जो पट्टी, हमने यहाँ पर सरसों लगा दी, मस्टर्ड लगा दी, इसके इस तरफ हमने क्या लगा रखा है, ग्राम लगा रखा है, चना लगा रखा है। तो ये तीनों एक ही टाइम पे फसल होती है, हमारी रबी की क्रॉप है। ये तीनों की तीनों अलग अलग लाइन में अगर लगा देंगे, अगर इस तरफ से भी क्रॉपिंग की जाएगी तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रिप क्रॉपिंग। इससे हमारा सोइल इरोजन पे फर्क पड़ता है। और उसके बाद का स्टेप हो जाता है कॉन्टोर प्लगिंग। हम कॉन्टोर प्लगिंग मेथड को भी अपना सकते हैं। कंटोर प्लगिंग होती है, जैसे जमीन का स्लोप है, जिस हिसाब से ढाल है उसका, उसके ऊपर हम 90 डिग्री के हिसाब से हम उसकी प्लगिंग करते हैं, मतलब हल जोतना, प्लगिंग होता है हल जोतना। तो मान लीजिए जैसे ये कोई माउंटेन है, तो इसकी जो स्लोप है ये इस तरफ की है, तो हम इसके ऊपर क्या करें, इसके ऊपर इस तरह से हम प्लगिंग कर दें 90 डिग्री पे। तो ये क्या होगा, जैसे जो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा स्लोप की वजह से, तो इसको ये रोक देगा, इसके बैरियर का काम करेगा। क्योंकि अगर इस तरह से हम क्रॉपिंग करेंगे तो ये हमें इसको और भी रास्ता हम बना के दे रहे हैं, पानी को नीचे जाएगा ये, और भी रास्ता बना के देंगे तो इसका फ्लो और तेज हो जाएगा। भाव तेज होने से ये अपने साथ और ज्यादा सोइल को लेके जाएगा। और इस बैरियर बना देंगे तो इसका जो भाव है वो कम हो जाएगा। तो कॉन्टोर प्लगिंग ये ज्यादा जो हिली एरिया है हमारे जो, तो वहां पर बहुत ज्यादा कामयाब है कॉन्टोर प्लगिंग। और एक क्या होता है, हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को वो कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अगर हम छोड़ दें तो उससे भी हमारा सोइल है जो इरोजन कम हो जाएगा, क्योंकि इससे मिट्टी बहुत हमारी खराब होती है। सो एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है कि फॉरेस्ट लैंड होती है हमारी, तो जो फॉरेस्ट लैंड है उसको क्या करते हैं, जो हमारे ट्राइबल्स हैं ज़्यादातर वो ये खेती करते हैं, तो वो क्या करते हैं उस फॉरेस्ट के अंदर आग लगा देते हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर आग लगने से वो जमीन है वो जल के राख हो जाती है, और वो राख मिट्टी के अंदर मिल जाती है। तो वो पूरा इलाका वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो उसके ऊपर ये क्या करते हैं, फिर एग्रीकल्चर शुरू करते हैं। फिर वो 2-4 साल के लिए वहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है उसका। तो उसके बाद प्रोडक्शन कम हो जाएगा धीरे धीरे, जितना भी आप मतलब, क्योंकि आप उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो निकाल रहे हो जमीन से। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, फिर उस जमीन को छोड़ देंगे और आगे नेक्स्ट जो फॉरेस्ट की लैंड है फिर उसमें आग लगाएंगे, फिर उसमें खेती करेंगे, फिर वो बंजर हो जाएगी, फिर आगे वाली जमीन के ऊपर खेती करनी। ऐसे कर करके हम क्या कर रहे हैं, एक तो फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर एग्रीकल्चर लैंड को भी हम क्या कर रहे हैं, बंजर भूमि के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मेथड है ये हमें छोड़ना पड़ेगा। और सरकार इसके ऊपर, सरकार ने रूल भी बना रखा कि आप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो ज्यादातर ये ट्राइबल्स के द्वारा की जाती थी। अब हमारी मिट्टी कितने तरह की पाई जाती है इंडिया के अंदर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डिवाइड इंडियन सोइल इनटू 8 ग्रुप। जो ICAR
AR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करने का, इसके एजुकेशन इम्पार्ट करने का, एजुकेशन देने का जो काम है, ये सारा सारा किसके द्वारा किया जाता है? ICAR के द्वारा। ये एक इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर जो भारत सरकार के अंडर में है। ये है कहाँ पर? ये पूसा दिल्ली के अंदर है, जगह पूसा है, दिल्ली के अंदर पड़ता है ये हमारा। और इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? हम पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं इसको। तो इसने 8 तरह की जो मिट्टी है ऑर्गेनाइज की है, लुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड सोइल, ये सारी चीज़ें। हाउएवर इंडियन सोइल्स आर जनरली डिवाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरी। ब्रॉडली हम देखें तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो इंडियन सोइल हमारी 4 भागों में, पार्ट्स के अंदर डिवाइड्स है। एलुवियल सोइल जिसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, रेगुड सोइल, रेगुड को हिंदी में भी रेगुड ही बोलते हैं, रेड सोइल, लाल सोइल, लेटराइट सोइल है हमारी। ये इनके नाम इंग्लिश और हिंदी में एक जैसे ही है। तो आइए हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। वैसे इंडियन सोइल ये 4 ब्रॉड भागों में बांटी हुई है। तो हमारे, जैसे मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारे मिट्टी और भी कई तरह की होती है इनके अलावा भी। जैसे हमारे मिट्टी किस, अगर पूछते हैं कि मिट्टी कितने तरह की होती है, तो हमारे होती है बिरान माटी, रेरे माटी, उद माटी। तो ये इस तरह की मिट्टियाँ भी हमारे पाई जाती हैं। तो ये चार्ट, इससे आपको समझ आ जाएगा कहाँ पर कौन सी है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस चार्ट को देख लेना, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी कौन सी कहाँ है। आपको एक तरह से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तमिलनाडु के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, किसके अंदर कौन कौन सी है। तो ये इससे समझ आ जाएगा सारा। तो पहले हम बात कर लेते हैं एलुवियल सोइल की, जो जलोढ़ मिट्टी है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड कैटेगरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोइल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वाइड स्प्रेड कैटेगरी, और सबसे ज़्यादा फैली हुई सोइल है, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया में ये मिलती है। इट्स कवर 40% ऑफ लैंड एरिया। हमारा जो 40% लैंड है उसके अंदर क्या है? एलुवियल सोइल्स है। इन फैक्ट द एंटायर नॉर्थ प्लेन्स आर मेड अप ऑफ दिस सोइल। जो हमारे नॉर्थर्न प्लेन है वो पूरे के पूरे किस मिट्टी से बने? एलुवियल सोइल से। एलुवियल सोइल कौन सी होती है? एलुवियल सोइल वो होती है जो नदियाँ अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले जो पार्टिकल्स अपने साथ जो भाग के लेके आ रही होती है और उसका डिपोजिशन जहाँ कर देती है, तो उससे ये लेटराइट मिट्टी बनती है, सॉरी एलुवियल सोइल बनती है। तो ये एलुवियल सोइल क्या हो जाएगी? हमारी डिपॉजिट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले बाय रिवर। नदी के अलावा किसी से नहीं बनाई जाती है मिट्टी, नदियों के द्वारा ही बनाई जाएगी। सैंड, सिल्ट एंड क्ले बाय रिवर्स, नदियों के द्वारा बनाई मिट्टी होती है। और ये 2 टाइप की होती है। कुछ तो ऐसी होंगी कि नदियां अपने साथ आज भी मिट्टी लेके आ रही है और उसको डिपॉजिट कर रही है। ये मिट्टी तो चलती है, उसके सैंड तो लेके आती है, मिट्टी लेके आ रही है और उसको डिपॉजिट कर रही है, लेके आ रही है, डिपॉजिट कर रही है, मतलब एक अभी भी ये प्रोसेस चल रही है। तो इस तरह की अगर कोई जगह है तो वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं हम खादर। खादर, जिसको हम न्यू एलुवियल सोइल भी बोलते हैं, जो नई होती है, क्योंकि ये अभी क्या हो रही है, ये अभी बन रही है, तो ये नई है, न्यू एलुवियल सोइल। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिपॉजिट हर साल हो रहा है, अभी भी नदी के द्वारा वहां पर बाढ़ वगैरह आ रही है और उससे वो डिपोजिशन शुरू कर रही है। डिपॉजिटेड बाय फ्लड्स एनुअली। और इससे जितना एरिया है जहाँ पर फ्लड्स हर साल आ रही है, इससे जो परे का एरिया है, इसके जो पास का एरिया है, इसके जो परे है, तो उसमें क्या कर रखा है, जो फ्लड्स वगैरह ने पहले से वहां पर एलुवियल सोइल को डिपॉजिट कर रखा है, तो वो हमारी पुरानी एलुवियल सोइल हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं बांगर। ये हमारी होती है ओल्ड एलुवियल सोइल, और ये पहले से डिपॉजिट होती है। और ये क्या, कहाँ जो हमारे फ्लड प्लेन्स होते हैं, फ्लड प्लेन बोलते हैं जहाँ पर अभी भी फ्लड्स आ रही है, उससे परे होती है इसकी लोकेशन, अवे फ्रॉम फ्लड प्लेन्स। तो अब आपको दोनों टाइप इनके समझ आ गए होंगे। दे हैव बीन ब्रोड डाउन एंड डिपोजिटेड बाय 3 ग्रेट हिमालयन रिवर्स। ये जो हमारे जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी, जो 3 नदियां हैं हमारी, इनके द्वारा डिपॉजिट किए हुए हैं नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे, और उनके साथ में, इन तीनों के साथ में इनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा भी। थ्रो ए नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान दे एक्सटेंड टू प्लेन्स ऑफ गुजरात। ये गुजरात तक भी फैले हैं एक छोटे नैरो कॉरिडोर के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर भी क्या कर रखा है, इसको डिपॉजिट कर रखा है नदियों ने,
राजस्थान के अंदर भी एक बेल्ट है जो गुजरात तक चली जाती है, जिसके अंदर एलुवियल सोइल हमारी डिपॉजिट है। ये देखिए एलुवियल सोइल ये दिखा रखी है हमारी, ये कहाँ कहाँ है, ये देखिए। तो ये जो हमारी नैरो जो पाथ है ये राजस्थान से होगी, यहाँ कहाँ कहाँ तक चला जाता है, गुजरात तक चला जाता है। ये देखिए ये, और ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन है जो ये दिखाई दे रहे हैं इस कलर के, और यहाँ से जो ये प्लेन है ये असम के प्लेन है, असम के। असम प्लेन किसने के द्वारा बनाए होते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए हैं। दे आर कॉमन इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के ऊपर कॉमन है। एंड इन द डेल्टा जो महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, जो भी नदियां होंगी उनका द्वारा जो डेल्टा बनाया जाएगा वो सारे सारे एलुवियल सोइल का होगा। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के ऊपर कॉमन है। ये देखिए जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, ये हमारा वेस्ट का इस तरफ ये हमारे एलुवियल सोइल नहीं शो करके, ये देखिए ईस्टर्न का जो प्लेन है ये सारा का सारा किस मिट्टी से बना है, एलुवियल सोइल से बना है। ये यहाँ पर ये महानदी है, महानदी ने अपना डेल्टा बना रखा है, तो ये सारा सारा इसी मिट्टी से बना है, एलुवियल सोइल से। क्रॉप ग्रोन, यहाँ पर किस तरह की क्रॉप उगाई जाती है, सुटेबल फॉर खरीफ एंड रबी, दोनों ही फसलों के लिए ये बढ़िया होती है, खरीफ और रबी। ये हमारे दो सीजन्स के अकॉर्डिंग जो फसल उगाई जाती है उसको बोलते हैं खरीफ और रबी, इसको हम एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी उगाई जाती है, सीरियल्स, सीरियल्स होते हैं जो हमारे अनाज है उसको सीरियल्स बोलते हैं। अनाज के अंदर जैसे हम राइस है, चावल है, गेहूँ है, बार्ले है जो जिसको बोलते हैं, ये सारे सारे हमारे क्या हैं, ये अनाज है। कॉटन्स के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, ऑयल सीड होती है जो सीड जो बीज होते हैं, बीज से जो तेल निकाला जाता है, तिलहन, उसको बोलते हैं ऑयल सीड्स। और शुगर केन और गन्ने के लिए। द लोअर गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली इज यूजफुल फॉर जूट कल्टीवेशन, जो हमारी लोअर गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली है उसके अंदर क्या कल्टीवेशन होता है, जूट कल्टीवेशन होता है। ये इस तरह का रीजन, ये ब्रह्मपुत्रा ये गंगा इसका लोअर रीजन, तो ये वाला पार्ट होगा, ये किसका पार्ट होगा, मतलब वेस्ट बंगाल वाला पार्ट होगा। तो और जूट हमारा फिर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही। अच्छा फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सोइल, रेगुर या ब्लैक सोइल। दी सोइल आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, ये कौन सी होती है, हमारी वोल्केनिक ओरिजिन की होती है, हम इस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं पहले। दी सोइल आर ब्लैक इन कलर, ब्लैक होती है कलर के अंदर, आल्सो कॉल्ड ब्लैक सोइल, इसके लिए इसको ब्लैक सोइल भी कहा जाता है। ये आइडियल होती है कॉटन को उगाने के लिए, कॉटन के लिए सबसे आइडियल सोइल है, एसएससी ने बहुत बार पूछा गया है कॉटन से के लिए आइडियल सोइल कौन सी है, तो ये ब्लैक सोइल है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सोइल भी कहा जाता है। इन एडिशन टू देयर नॉर्मल नोमेनक्लेचर ऑफ रेगुलर सोइल, और नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर सोइल बोलते हैं। दीज डिपॉजिट आर मोस्ट टिपिकल ऑफ डक्कन ट्रैप, ये हमने बताया था कि डक्कन जो प्लेट्यू है वो जो बेसाल्टिक रॉक से बना है उससे बनती है ये, तो नो तो वहाँ पर बनी होती है, जिससे लावा इसका जिम्मेवार है। इसमें लावा ने क्या किया, बेसाल्टिक रॉक बनाई, उस रॉक्स का फिर क्या हो गया, वेदरिंग हो गया, वेदरिंग होने से ये हमारी ब्लैक सोइल बन गई। दे कवर द प्लेट्यू महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा एंड साउथ देन मध्य प्रदेश एंड एक्सटेंड ईस्टवर्ड इन साउथ अलोंग गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। तो ये देख लीजिए ब्लैक सोइल का हमारा ये सारा हमारा सौराष्ट्र वाला रीजन, सौराष्ट्र बोलते हैं गुजरात को, ये सौराष्ट्र का रीजन आ गया, ये मध्य प्रदेश का रीजन आ गया, यहाँ पर महाराष्ट्र आ जाता है, हमारा कर्नाटक आ जाता है, ये सारा का सारा रीजन हमारा ब्लैक सोइल से मिलकर बना है। और उस पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वैसे तो ब्लैक सोइल की जो फर्टिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर कोई भी फसल अच्छे से हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा ये आइडियल होती है कॉटन के लिए। तो कॉटन के लिए होती है, तो कॉटन सबसे ज़्यादा फिर कहाँ मिलेगी हमें, सबसे ज़्यादा कॉटन होती है हमारी गुजरात के अंदर, फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पे होती है हमारी महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लैक सोइल मिलती है, तो जहाँ पर ब्लैक सोइल होगी वहीं पर ये ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के पीछे ज्योग्राफी जिम्मेवार है, मतलब कहीं पर कोई फसल ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि उसके पीछे एक मिट्टी कारण है ना। तो इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करती है। ज्वार है, ज्वार, गेहूँ, शुगर केन गन्ना, ये सबसे ज़्यादा हमारे होता है पहले नंबर पर यूपी के अंदर, और दूसरा होता है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन पर हेक्टेयर की बात करें, क्योंकि यूपी के अंदर पहले नंबर पर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लैंड जो है ज़्यादा यूज की जा रही है, मैक्सिमम एरिया कवर किया जाता है, मतलब ज़्यादा एरिया के ऊपर होता है, यहाँ पर मिनिमम एरिया है। तो कह सकते हैं जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक सोइल है, और ब्लैक सोइल आइडियल होती है हमारी शुगर केन के लिए भी, यूपी से ज़्यादा होता है पर हेक्टेयर की बात करें तो।
पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। लिनसीड ये होता है अलसी, लिनसीड को बोलते हैं अलसी। ग्राम होता है हमारा चना। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये फसलें इसके ऊपर उगाई जाती हैं। अब पढ़ते हैं रेड सोइल, फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड। जो हमारी क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक मिक्सचर है क्ले का, उसके वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग हमने पढ़ा ही था कि मिट्टी के कणों का वहीं के वहीं टूटना। क्रिस्टलाइन होते हैं कण, ये होते हैं कण, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है जो कण हो, और वो किस तरह से होने चाहिए, अरेंज्ड ऑर्डरली। अगर किसी एक ऑर्डरली है, वो किसी ऑर्डर के तहत लगे हुए हैं, जो मतलब पूरे से सुव्यवस्थित तरीके से लगे हुए हैं, तो उसको बोल देंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये। तो इस तरह की जो हमारी रॉक्स होती है उसकी वेदरिंग की वजह से बनती है। दीज सोइल आर डेवलप ऑन ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन सी रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं। अंडर मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल, उसके ऊपर बस कंडीशन क्या है कि रेनफॉल कैसा होना चाहिए, मॉडरेट टू हैवी। जो इग्नियस रॉक्स है हमारी, वही इसको सहन कर सकती हैं, जो हमारी इग्नियस रॉक होंगी वही रेनफॉल को बर्दाश्त कर पाएंगे। अदरवाइज अगर कोई हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स तो पहले से ही कहीं कहीं से सेडिमेंट्स आके वहां डिपॉजिट हुए हैं, तो उनका कंपनेशन इतना अच्छे से भी नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगी, सबसे जल्दी क्या कर देगी है, उसका इरोजन शुरू हो जाएगा। रेनफॉल अपने साथ में क्या करेगा, बहा के ले जाएगा पानी उसको। लेकिन इग्नियस रॉक्स जो होते हैं ये प्योर लावा की मिल के बनी होती है, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है पानी के लिए। तो जहां पर भी हमारी इग्नियस रॉक होंगी, वहां पर अगर रेनफॉल ज्यादा हो रहा हो तो कोई खास नुकसान नहीं होगा। दे आर रेड इन कलर बिकॉज ऑफ देयर हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट। और जो हमारी इग्नियस रॉक बनेगी तो उसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे जमीन के अंदर क्या है, सबसे जो इंटीरियर ऑफ अर्थ पे पढ़ा था हमने नीचे वाले में, जो लेयर्स थी उसके अंदर जितना हम नीचे की तरफ जाएंगे आयरन कंटेंट क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो लावा जो हमारा आ रहा है, तो वो उसके अंदर क्या है, सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड आ रहा है। तो इस वजह से जो भी मिट्टी इग्नियस रॉक से मिलकर बनी उसके अंदर आयरन की कंटेंट ज्यादा होगा, और आयरन ऑक्साइड की वजह से ही इसका कलर जो है रेड है। दे आर डिफिशिएंट इन फॉस्फरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजनियस मटेरियल। तो ये इसके अंदर इनकी डिफिशियंसी होती है, इनकी कमी होती है, फॉस्फरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजनियस मटेरियल। तो ये हमारे जो मटेरियल होती है ये सबसे ज्यादा किसके अंदर मिलेंगे, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलेंगे। अगर कोई ऐसी मिट्टी है जो सेडिमेंट्री रॉक से मिली है तो वो इसके अंदर भरपूर मात्रा में होंगे, लेकिन अगर इग्नियस रॉक है तो इनकी कमी रहेगी। ऑर्गेनिक मैटर ये हमारे होते हैं, उमस की बात कर रहे हैं। तो जब जो मिट्टी बनी लावा से, उसके अंदर कहाँ से कोई वो आ जाएगा, मतलब प्लांट का कंटेंट रिमेन्स आ जाएंगे या एनिमल रिमेन्स कहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि वो तो नीचे से निकल रहा है। और अगर उमस नहीं होगा तो नाइट्रोजन भी बहुत कम होगी उसके अंदर। रेड सोइल कवर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर रीजन कंप्राइजिंग छोटा नागपुर, प्लेट्यू, ओडिशा। ये सारा रीजन दे रखा कि कहाँ कहाँ रेड सोइल मिलेगी। दे एक्सटेंड ओवर इन द वेस्ट लॉन्ग द कोंकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के कोंकण कोस्ट के ऊपर भी है। तो यहाँ पर फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं, वीट, राइस, मिलट्स और पल्सेस। मिलट्स बोलते हैं मोटे अनाज को, जो हमारा ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी चीजें आती हैं मिलट्स के अंदर। पल्सेस बोलते हैं हम दालें, जितनी भी हमारी दालें हैं उसको पल्सेस बोलते हैं। ये देख लीजिए रीजन रेड सोइल का हमारा, ये ये सारा सारा रीजन, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये सारा हमारा रेड सोइल का रीजन है। और यहाँ पर कोंकण कोस्ट की बात की थी ना, ये हमने पढ़ा था कल, ये कोंकण कोस्ट हमारा जो महाराष्ट्र का रीजन है, तो यहाँ पर भी ये रेड सोइल है। और रेड सोइल को यूरोप के अंदर किस नाम से जाना जाता है, इस मिट्टी को, ये भी एसएससी ने कई बार पूछ रखा है। रेड सोइल को हम यूरोप के अंदर जानते हैं टेरा रोसा सोइल के नाम से, क्योंकि ये सेम मिट्टी है जैसे हमारे प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रोसेस से हमारी मिट्टी बनी उसी प्रोसेस से बनी है, वैसा इसका कलर है, सारी चीजें इसके अंदर वही है, तो इसको बोलते हैं टेरा रोसा सोइल। अब आ जाता है हमारा लेटराइट सोइल। लेटराइट जो शब्द है, ये शब्द बना लेटर शब्द से मिलकर बना। लेटर शब्द का मतलब होता है ब्रिक, ईंट। इसका मतलब है कि ये जो लेटराइट सोइल हमारी किसके अंदर सबसे ज्यादा काम आती है, हमारी ईंटें बनाने के लिए। तो ऐसी क्या चीज है जो ईंटें बनाने के लिए काम है, क्योंकि ये कब बनती है, ये बनती है हमारी जो चट्टान है उसका वेदरिंग होता रहेगा, और उसके साथ साथ वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, और बहुत ज्यादा वहां पर प्रिसिपिटेशन होना चाहिए, मतलब बारिश बहुत होनी चाहिए। इसमें क्या होगा, बारिश होगी
तो बारिश बहुत मूसलाधार बारिश होकर उस मिट्टी को गीली कर देगी। उसके बाद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा उसके ऊपर। टेम्परेचर क्या करता है, उसको पका देगा, बेक्ड कर देगा, जैसे हम बेकरी के अंदर बिस्किट वगैरह पकाते हैं ऐसे पका दे। फिर उसके बाद दोबारा से फिर उसके ऊपर बारिश होगी, फिर वो गीला करेगी, फिर दोबारा से पकाएगा, फिर तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। इस प्रोसेस के चलने से जो मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल तो ये किसके अंदर सबसे ज्यादा काम आती है, ईंट बनाने में। और इससे जो ईंट बनेगी, क्या वो उसका नुकसान होगा बारिश से? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम मकान बनाएंगे तो अगर लेटराइट सॉइल की बनी मिट्टी की जो ईंट यूज कर लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा किसी भी तरह का बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मकान पे। या फिर जैसे नमी हमारे मकानों में आ जाती है तो नमी वगैरह नहीं आएगी। The laterite soils are formed due to weathering of lateritic rocks in high temperature and heavy rainfall। इसने लिख दिया ना हाई टेम्परेचर, इसके लिए हाई हाई टेम्परेचर का जो रीजन होगा वहां पर होगा, और हैवी रेनफॉल, और रेनफॉल क्या चाहिए, हैवी, विद अल्टरनेट ड्राई एंड वेट पीरियड। और कैसा पीरियड होना चाहिए, ड्राई एंड वेट। मैंने समझाया था पहले, बारिश होगी तो ड्राई पीरियड आ जाएगा, उसके बाद जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा पड़ेगा वो उसको सुखा देगा, तो वेट पीरियड आ जाएगा। दे आर फाउंड अलोंग द एज ऑफ प्लेट्यू इन द ईस्ट कवरिंग स्मॉल पार्ट ऑफ तमिलनाडु, उड़ीसा एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ छोटा नागपुर इन द नॉर्थ एंड मेघालय इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मेघालय रीजन के अंदर। छोटे से पार्ट, छोटा नागपुर का कोई छोटा सा पार्ट उसके अंदर पाई जाती है, उड़ीसा के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। और ये पाई भी कहाँ जाएगी, जहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होगी। तो जहाँ पर रेनफॉल सबसे ज्यादा हो रहा है वहाँ कंसिडर इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा वेस्टर्न घाट है। ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के इस तरफ से जो मानसून आती है, अरेबियन सी, ये बहुत जोर से बारिश कराती है। उसके बाद वेस्टर्न घाट जो हमारा, ये एक माउंटेन है, तो उसके बाद जो ये पवन है यहाँ से आती मानसूनी, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती। तो जो जितना भी अपने साथ मॉइस्चर उठा रखे हैं वो उसको माउंटेन के इसी तरफ, इसी स्लोप की तरफ उसको गिराना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो यहाँ बारिश हो रही है तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी हो जाएगी, हमारी लैटराइट सॉइल हो जाएगी। और ये जो रीजन हमारा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके इस तरफ का जो रीजन रहेगा हमारा, ये सारा का सारा रीजन वो होता है जहाँ पर सूर्य अपनी गर्मी हमेशा ही, सर्दी गर्मी हर टाइम पे यहाँ पर अपनी गर्मी दिखाता रहेगा। तो इससे यहाँ का रीजन है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर का इश्यू तो है ही नहीं। तो अब आ जाता है फिर ये रीजन, तमिलनाडु का ये रीजन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब मानसून लौट रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा बारिश कराते हैं, और मानसून जा रहे होते हैं तब भी बारिश कराते हैं। उसके बाद ये रीजन आ गया, ये छोटा नागपुर प्लेटू का जो रीजन था, ये वाला रीजन था। और मेघालय, मेघालय में हमने पढ़ा ही है सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मौसिनराम, चेरापूंजी, ये सारे इसी जगह मिलते हैं। और ये ये रीजन, तो यहाँ पर हमारी कौन सी मिट्टी मिलेगी, लेटराइट सॉइल। मतलब लेटराइट सॉइल वहाँ मिलेगी जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। टेम्परेचर का तो हम वैसे डिसाइड कर लेते हैं कि टेम्परेचर कहाँ मिल जाएगा। टेम्परेचर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उससे नीचे की तरफ है, सारे सारे टेम्परेचर की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी वहाँ पर। इट इज़ रेड इन कलर विद ए हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। इसका ये रेड कलर में होती है किसकी वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से। पुअर इन नाइट्रोजन एंड लाइम, लाइम और नाइट्रोजन में क्या होती है, पुअर होती है। इसके अंदर क्रॉप्स कौन से उगाए जाते हैं, अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए क्या होती है, अनसुटेबल। ये क्योंकि ईंट, मतलब ये बहुत ही मजबूत मिट्टी होती है, कठोर मिट्टी होती है, इसको जोतना बहुत मुश्किल होता है। ये एक तरह से मतलब पत्थर जैसी होती है। ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ एसिडिटी एंड इन एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर। तो इसको एक तो प्लगिंग इसकी मुश्किल हो जाएगी। दूसरा कारण है कि इसके अंदर जो एसिडिटी बहुत होती है कंटेंट के अंदर, तो जो भी हम बीज को इसके अंदर बोएंगे तो वो बीज क्या हो जाएगा, इस एसिड की वजह से उसको खराब हो जाएगा। और इन एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर, और मॉइस्चर को रिटेन करने की इसके अंदर एबिलिटी होती नहीं, ये पानी को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती। क्योंकि ये इस इलाके के अंदर इसे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो ऑब्जॉर्व ये करेगी नहीं, तो वो क्या करेगा, बह जाएगा और उसके ऊपर टेम्परेचर पड़ेगा फोर, तभी ये बढ़ती है। तो इसके अंदर वैसे भी अगर क्रॉप वगैरह हो रही है तो मैक्सिमम जो इसके ऊपर क्रॉप होती है वो कमर्शियल क्रॉप होती है। अब ये कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी होती है, कमर्शियल क्रॉप वो होती हैं जिसको हम अपने जमीन के ऊपर उगाते हैं, किसके लिए, अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं, उनको यूज करने के लिए नहीं उगाते, बल्कि मार्केट के अंदर बेचने के लिए उगाते हैं, जिससे हम ये उम्मीद करते हैं पैसे आएंगे। ऐसे तो कोई भी फसल को बेचेंगे पैसे आ जाएंगे, लेकिन ये मेनली मार्केट के अंदर बेचने के लिए होती है। उदाहरण से आपको समझ आ जाए, जैसे चाय है, तो क्या कोई ऐसा किसान है जो अपने खेत में चाय उगा कर पूरी यूज कर लेगा। कॉफ़ी है, रबड़ है,
कैश्यू है। तो ये सारी सारी हमारी कौन सी फसलें, कमर्शियल क्रॉप्स हैं। एरिड एंड डेजर्ट सोयल, जो एरिड या डेजर्ट सोयल है, ये काम बनती है जहाँ पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से जहाँ पर कम होगा, वहाँ पर किस तरह की मिट्टी मिलेगी हमारी, एरिड या डेजर्ट सोयल मिलेगी। और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये 33% है मिट्टी पाई जाती है। या फिर अगर डेजर्ट की बात करें कि पूरी धरती पर कितने परसेंट एरिया के ऊपर डेजर्ट है, तो 33%, जमीन का 33% हिस्सा, 1/3 जो पार्ट है वो डेजर्ट से मिलकर बना है। जिसमें सबसे ज्यादा डेजर्ट कहाँ मिलेगा हमें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसका 2/3 पार्ट डेजर्ट है, यानी कि 66% से भी ज्यादा पार्ट क्या है, डेजर्ट है। तो इंडिया के अंदर लेकिन ये कम पाई जाती है, इंडिया के अंदर हमारे लगभग 4.5% के आसपास है जो ये मिट्टी मिलती है हमारी। क्योंकि इंडिया के अंदर एक ही जगह राजस्थान का जो पार्ट है थार डेजर्ट वही है जहाँ पर ये मिट्टी मिलेगी। उसका इलाका, उसका कुछ एरिया हमारे इधर हरियाणा और पंजाब का पार्ट भी कुछ उसमें शामिल हो जाता है। तो ये कहाँ मिलेगा, इसका रीजन क्या है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर मिलेगा। कवर एंटायर एरिया ऑफ वेस्ट अरावली, अरावली जो माउंटेन रेंज है राजस्थान के अंदर उसके वेस्ट की तरफ का पार्ट, जो जिसको थार डेजर्ट बोलते हैं। एंड पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब और गुजरात, कुछ पार्ट गुजरात का जो रण ऑफ कच्छ वाला एरिया है, और पंजाब का और हरियाणा का भी कुछ पार्ट इसके अंदर शामिल है। इसकी क्या खास बात होती है, ये रिच इन फॉस्फेट एंड कैल्शियम, ये फॉस्फेट के अंदर और कैल्शियम के अंदर रिच होती है, बट डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, इसके नाइट्रोजन या ह्यूमस नहीं होता है। तो इसके अंदर फसल वगैरह उगाई जा सकती है, जवाब नहीं, क्योंकि ये पहले से ऐसी फसल है जिसके रेनफॉल हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये डेजर्ट सोइल है तो इसके अंदर फसल वगैरह नहीं होती। लेकिन अगर इसकी फर्टिलिटी की बात करें मिट्टी की, तो बिल्कुल होती है, बहुत ज़बरदस्त फर्टिलिटी होती है इसकी। बस ये इसके इसकी कमी क्या होती है, बस पानी नहीं मिल रहा होता। अगर इसको पानी हम प्रोवाइड करा दें कहीं से, तो इसके अंदर बहुत अच्छी फसल होती है। तो क्रॉप कौन सी उगाई जा सकती है, कोई भी क्रॉप उगाई जा सकती है इसके अंदर। बस कंडीशन क्या है, फर्टाइल इफ इरिगेटेड, फर्टाइल तब होती है अगर इसको इरिगेटेड कर दें, मतलब इसको सिंचित कर दें, पानी प्रोवाइड करा दें, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी फर्टाइल सोइल हो जाएगी। तो एग्जाम्पल क्या है, गंगानगर एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान का कौन सा एरिया, गंगानगर। वीट बास्केट ऑफ राजस्थान, जिसको क्या बोलते हैं, वीट बास्केट ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं, ये गंगानगर का एरिया है। यहाँ पर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कैनाल है, जो हमारी सतलुज और ब्यास नदी जहाँ मिल, ब्यास नदी और सतलुज नदी जहाँ मिलती हैं, वहाँ वो उस जगह का नाम है हरिके डैम। तो हरिके डैम से निकाली गई है और ये राजस्थान के अंदर जाती है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो पहले क्या होता था, इस इलाके के अंदर किसी भी तरह की कोई फसल वगैरह नहीं होती थी, सारा का एरिया, जो एरिया था वो खाली रहता था। अगर बारिश, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो कुछ इनके फसल हो जाती, अदरवाइज नहीं होती थी। तो जब से ये नहर निकाली तब से वहाँ एग्रीकल्चर शुरू हो गई है, और वहाँ इतनी जबरदस्त एग्रीकल्चर होती है, गेहूँ बहुत अच्छी गेहूँ होती है वहाँ पर, इस वजह से उसको वीट बास्केट ऑफ राजस्थान भी कहने जाने लग गया। अब पूरा का पूरा इलाका, गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो इलाका है वहाँ बहुत अच्छी फसल हो रही है अब इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये खत्म हो गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद।